बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। मकामी ख़बरों के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आलमी उफ़क़ के ऊपर एक बहुत ही तशवीशनाक खबर जो है वो सामने आ गई। और उस खबर के आने के बाद अक्रॉस द ग्लोब सब टीवी चैनल्स के ऊपर एक ही खबर चल रही है, और वो है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले आ जाते हैं हमले के ऊपर। इस चीज़ का खदशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा था जब ये ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर हमला किया गया। उससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिका की तरफ से एक खबर सामने आई थी कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान किसी भी वक्त इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। और ख़बर यह आई फिर कि ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल जो है वो दागे हैं, और अंदर से जो खबरें हैं वो कम आ रही हैं। एक तरफ ये हमले हुए और दूसरी जानिब दूसरी खबर यह आई कि इसराइल के अंदर फायरिंग के मुतादिद वाक़यात पेश आए, और उसमें इसराइली जो है उनके हलाक होने की इत्तलात भी मौसूल हुई। 10 की तो तस्दीक भी हो चुकी, और जो फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए। यानी कि एक अंदर आप समझ लें कि हमला है और एक बाहर से हमला हुआ है। और ये वो हमला है मेरा ख्याल है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसराइल के अंदर फिर आपको मालूम है कि वहाँ पे अलार्म्स लगे हुए हैं। ऐसी किसी भी सूरत हाल में उनके जो अलार्म है वो बजते हैं, और फिर हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की जाती हैं कि वो जो उनके बंकर्स हैं उसमें, यानी कि हिफाजती इक़दाम जो उन्होंने लिए हुए हैं, अपने शहरियों को उन्होंने बंकर्स में मुंतकिल होने की भी अहकाम जारी कर दिए हैं। और इसराइली वॉर कैबिनेट का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, यानी कि उनकी जंगी काबीना जो है उसका इजलास भी तलब कर लिया। और इसके अलावा कौमी ये जो नेशनल ये सिक्योरिटी काउंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। जबकि अमेरिका की जो कौमी सलामती कमेटी है उसका भी इजलास तलब कर लिया गया है। तो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि सूरत हाल किस कदर वोलेटाइल है। और जो ईरान की जानिब से हमला किया गया उसमें ईरान का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने एक तरफ ये हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया उनकी जो शहादत है इसराइल से, उसका बदला जो है वो ले लिया है। अब बात यहाँ पे ख़त्म तो ऑब्वियसली होगी नहीं। इसके साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडन, उनका भी बयान सामने आ गया, और उनका बयान ये है कि अमेरिका ईरान की मदद के लिए इसराइल का साथ देने के लिए तैयार है। तो आपको मालूम है कि इसराइल जो है वो अमेरिका का बगल बच्चा है, और वो उसको पालते भी हैं, पोसते भी हैं, संभालते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। उसकी आशीर्वाद के बाद ही इसराइल ये सारा कुछ कर रहा है, और उनकी कनाइमेंस इसमें शामिल है, इसमें उनका ताउन भी शामिल है। ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अब इस वक्त सूरत हाल आगे क्या बढ़ेगी, अगर सूरत हाल के ऊपर तफसील से बात करें तो ये है कि आपको मालूम है 3-4 ऐसे वाक़यात हुए जो कि ईरान के लिए बड़ी ही तशवीश का बाइस बने। अगर पहली बात ये कर ली जाए कि सबसे पहले कासिम सुलेमानी, आपको याद है जनरल कासिम सुलेमानी, उसकी जो शहादत हुई अमरीकी ड्रोन हमले में, एक वो था ये जो कि बहुत बड़े ज़ख़म है ईरान पर, एक तो वो था। और दूसरा अभी हाल ही में जब ईरानी सदर ने हल्फ उठाया उसके अगले ही दिन इस्माइल हनिया जो कि हमास के सरबराह थे, उनकी जो शहादत हुई वो ईरान के, यानी कि जो कैपिटल है तेहरान, उसके एक महफूज मकाम पर, महफूज बिल्डिंग के महफूज कमरे में, यानी वहाँ पर भी उनको निशाना बना लिया गया और उनकी वो शहादत हो गई। और ईरान इस चीज़ को ऑब्वियसली नहीं भूल सकता, यानी कि सफारती आदाब के भी ख़िलाफ़ है, वो इनके मेहमान थे और उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया। और जब उनके सदर ने हल्फ लिया उसके अगले ही दिन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। अब जो ये 2-4 दिन पहले खबर आई हसन नसरुल्लाह की, जो कि लेबनान में थे और हिजबुल्लाह के सरबराह थे। अब अगर इसका अहाता करें तो सूरत हाल कुछ इस तरह पैदा हुई है कि जो अंदर जंग चल रही थी इसराइल और हमास के दरमियान, उसका आगाज़ तो गुज़श्ता साल अक्टूबर में हुआ, और वो फिर हमास के साथ जंग जारी रही। और हमास के बाद जब आपने वहाँ पे, यानी जिसको कहते हैं सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की है इसराइल ने हमास को, तो उसमें यानी कि उन्होंने ज़मीन और जो वहाँ पे सूरत हाल है सारी, उसको तो बिल्कुल ही ज़मीन बोस कर दिया। उनकी तमाम इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह कर दिया। 50,000 से ज़ायद वहाँ पर शहादतें हो चुकी गज़ा में। उसके बाद फिर ये आगे बढ़े और इसका दायरा कार जो है जंग का वो बढ़ा दिया लेबनान की तरफ। अब लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह जो है वो ईरान की एक प्रॉक्सी है, और ऑब्वियसली ईरान उसको सपोर्ट करता है। उसके सरबराह को निशाना बनाया, और फिर उसके बाद उससे पहले इस्माइल हनिया जो कि उसके सरबराह थे हमास के, उनको शहीद कर दिया इसराइल की जानिब से। तो ये एक बड़ी लंबी आपको प्लानिंग नज़र आ रही है। फिर आज ही फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई और उसमें ये दावा किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने हसन नसरुल्लाह और इनके जो दीगर लोग हैं उन तक पहुँचे। तो उसके बारे में ये कहा जाता है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए उनकी टेक्नोलॉजी का, और वो कहाँ पे खड़े हैं उसका अंदाज़ा लगाएं। वो ये कहते हैं कि इनके जो गाड़ियों के डिजिटल मीटर्स हैं उनसे उनको मदद मिली, यानी वो भी इनके रडार के ऊपर हैं एक किस्म के। और फिर उसके अलावा जो स्मार्ट टीवी हैं घर में,
उनसे भी इनको मदद मिली, और इस किस्म की दीगर जो चीज़ें हैं उनसे मदद लेकर वो तवील अरसा इन चीज़ों को ट्रेस करते रहे, डॉट्स कनेक्ट हुए, और उसके बाद जनाब उन्होंने हमले किए। अब दिफाई सलाहियत आप देख लें, ये जो ये अभी इन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, बंकर को यानी तबाह करने वाली टेक्नोलॉजी भी उनके पास मौजूद है, बंकर बस्टर के नाम से है मेरा ख्याल है वो। यानी कि मैं उसको पढ़ रहा था कि 60 फुट तक की कंक्रीट जो है उसको तबाह करके वो अंदर तक जाके निशाने को हदफ को यानी कि निशाना बना सकती है। 60 फुट यानी कंक्रीट हो और वो उसके अंदर घुस के वहाँ तक उसका हदफ जो है उसको वो अचीव कर सकती है। और इसी किस्म की सूरत हाल का यहाँ भी सामना करना पड़ा जब ये अटैक हुआ इसके ऊपर, ये हसन नसरुल्लाह की जो जिसमें शहादत हुई, उसमें ये सारी सूरत हाल आपके सामने। फिर अब आप पेजर्स वाले उस पर वाक़े पे आ जाएँ, किस तरीके से उन्होंने बैठे बिठाए, यानी कि उसमें पता नहीं कितनी शहादतें भी हुई, और उसके अलावा 2800 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। पेजर्स जो मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि हिज़्बुल्लाह के बारे में भी और बिलखुसूस हमास के बारे में भी कहा जाता है कि वो इंतहाई हसास हैं इस हवाले से कि वो ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जो कि ट्रेसेबल हो या कोई उसमें इंटरसेप्शन का इम्कान भी हो। लेकिन पेजर्स जो थे उनकी नज़र में वो महफूज थे, लेकिन उस तक भी वो पहुँच गए। और किस तरीके से, अब उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो सप्लाई चेन हमला था। सप्लाई चेन हमले का मतलब ये है कि जो इनका ऑर्डर था 500 पेजर्स का, उसमें कोई रद्दोबदल हुआ, यानी सप्लाई चेन के दौरान, और वो जनाब एक किस्म का बम लेके फिर रहे थे। जिन लोगों के पास वो पेजर्स थे वो धमाके हो गए, वो आपके सामने हैं। सो पॉइंट ये है, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक इसलिए है। अब जो खबरें आ रही हैं, इसराइल की चूँकि वॉर कैबिनेट का इजलास भी हो रहा है, उनकी तरफ से ये खबर आई कि वो इसका संगीन, ईरान जो है संगीन नताइज की धमकी यानी उसको दी गई है कि वो संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। एक बात तो ये आ गई, और इराकी ग्रुप जो है उसने अमेरिका को वार्निंग दे दी है। उसका ये मौक़िफ़ है कि अगर अमेरिका ने हमारी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया तो फिर उसके ऊपर हमले होंगे। और इसके अलावा एंटोनियो गुतेरेस जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया। उनका ये मौक़िफ़ है कि फ़ौरी जंग बंदी जो है वो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस वक्त आलमी बरादरी, बड़े जो ममालिक हैं, सब के सब एक्टिवेट हो चुके हैं और अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को ठंडा किया जाए। लेकिन अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, और उसने बल्कि कह दिया कि उसके दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। अब उसके दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप्स बन रहे हैं। अब ग्रुप्स बनेंगे तो सूरत हाल कहाँ तक जाएगी। तशवीश का पहलू जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इसराइल अगर ये जवाब देता है तो फिर उसके यानी सूरत हाल क्या बनेगी, उसकी टेक्नोलॉजी और उसका मामलात, वो सारा कुछ। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस्माइल हनिया, आपको मैंने पहले गुजारिश की, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के महफूज तरीन मकाम पर मौजूद हैं, और वहाँ पर जाकर उनको वो यानी टारगेट कर लेते हैं। पेजर्स वाला आपके सामने है। फिर हसन नसरुल्लाह बावजूद तमाम तर हिफाजती इक़दाम के वो यानी कि जो बंकर बस्टर बम हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, कई हज़ार टन, तो वो वहाँ तक भी पहुँच गए। अब अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल ईरान की तरफ अटैक की सूरत में आती है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, उस पर तो मेरा ख्याल है तबसरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने मुबस्सिरीन को भी सुना और जो पढ़ा और समझा, उससे ये है कि इसराइल जो है वो एक तवील अरसे से ईरान को प्रोवोक कर रहा था। ये जितने भी इक़दाम हुए, आप इनके जनरल सुलेमानी को देख लें, कासिम सुलेमानी, उसके बाद हमास के सरबरा ईरान की सरजमीन पर उन पर अटैक करना, और फिर उसके अलावा अब ये हसन नसरुल्लाह वाला वाक़या हो जाना, या हमास के साथ गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो सारी सूरत हाल, ये ईरान को प्रोवोक करने की सारी एफ़र्ट्स थी। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान जो है वो प्रोवोक हुआ और उसने आज इनके ऊपर हमला तो कर दिया। इसके नुकसानात की तफसील जब आएगी सामने वो आपके सामने रखेंगे। बहरहाल क्या अब ईरान प्रोवोक हो गया और ये इसराइल को एक जवाज़ मिल गया कि वो अब जवाबी कार्रवाई करे, और ईरान के अंदर इसराइल की पहुँच कहाँ तक है उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल इस्माइल हनिया की शहादत है। किस तरीके से महफूज तरीन मकाम पर उनको निशाना बना दिया गया। तो क्या ईरान जो है वो इसराइल की जवाबी कार्रवाई उसका दिफा कर पाएगा या उसका मुकाबला कर पाएगा? जवाब यहाँ से आ रहा है ईरान की तरफ से भी कि वो भरपूर दिफा करेंगे। बहरहाल जंग के अंदर ये सूरत हाल होती है, सेंटिमेंट जो है उसको रखना होता है हर सूरत। लेकिन अगर बहैसियत मजमूई सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ये पूरे ग्लोब के लिए एक बहुत ही तशवीश की खबर है। अगर खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ी या बढ़ी तो फिर इसका दायरा कार कहाँ तक जाएगा, उसके ऊपर लब कुशाई करना ता वक्त तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसमें कोई अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आती। अगर ग्रुप्स बनते हैं तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी। खुदा से दुआ है कि अल्लाह पाक इस सूरत हाल को मज़ीद आगे बढ़ने से महफूज रखे, यानी कौमों को भी, मुल्कों को भी और पूरे ग्लोब को। लेकिन
बहरहाल तशवीश अपनी जगह पे मौजूद है। अब आज के हमारे जो मुल्की हालात हैं उस तरफ आते हैं। मुल्की हालात जो हैं आपको पता है वो भी इतने ही कशीदा हैं जितनी कि अब इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब एक टेंशन पाई जाती है। अगर अंदरूनी मामलात को देखा जाए तो इंटेंसिटी उनकी भी कम नहीं है। काजी फायज़ साहब इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मैं चीफ़ जस्टिस हूँ और बेंचेस मेरी मर्ज़ी के ही बनेंगे, जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको अच्छा लगता है लगे, फ़ैसले कम अज़ कम उनके यही बता रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब कमेटी में नहीं बैठे, कमेटी का इजलास कर लिया। मुनीब अख्तर साहब बेंच में नहीं बैठे, उन्होंने बेंच बढ़ा के नईम अफ़गान साहब को उसमें शामिल किया, 5 रुकनी बेंच मुकम्मल किया और उसकी समाअत हो गई, उसका हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अब सुबह उसकी दोबारा समाअत होने जा रही है, तो वो मामला आगे बढ़ रहा है। और आज की जो समाअत थी उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी, एक वर्ड इस्तेमाल होता है माइंड डिस्क्लोज़ करना। काजी फाइज़ साहब के जो रिमार्क्स थे या जो उनकी गुफ्तगू थी उससे वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है कि उनकी जानिब से कम अज़ कम अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि फ़ैसला जो है जो जिसका रिव्यू हो रहा है वो फ़ैसला ठहरता हुआ नज़र नहीं आता। और अगर वो फ़ैसला नहीं ठहरता, अब बात सिर्फ इतनी है कि फ़ैसला आज आता है या कल आता है, इतनी बात है, फ़ैसले का सबको पता है। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि फ़ैसला बहुत कमज़ोर था। अगर वो मंसूर अली शाह साहब के सामने भी लगता या किसी और मुअज़्ज़िज़ जज साहब के सामने लगता, फ़ैसला उनका भी यही होता। लेकिन जिस अंदाज से इस सारे अमल को किया जा रहा है उसने इस मामले को मशकूक बना दिया है। अब काजी फाइज़ साहब की मैं लंबी बातें तो नहीं पढ़ता, बहरहाल उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और इस बेंच के अंदर 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वो भी मौजूद हैं जो कि पिछला फ़ैसला हुआ था वो 5 रुकनी बेंच था, जो ओरिजिनल फ़ैसला है 63A की तशरीह का, उसमें से 2 जज साहिबान ने इख्तिलाफ़ किया था, यानी जो अक्सरियती फ़ैसला था उसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया था। वो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा हैं। और इसके अलावा अब काजी साहब का व्यू भी हमारे सामने आ गया, तो कम अज़ कम 3 अरकान तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ गए। लेकिन जो लीगल फिटर्निटी है, जो गुफ्तगू हुई, उनका मौक़िफ़ ये है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि फ़ैसला जो है वो 5-0 से ही आने का इम्कान है। तो बहरहाल सूरत हाल देखते हैं। और इसके बाद हुकूमत के लिए यानी कि एक सिग्नल भी मिल गया हुकूमत को कि जनाब तैयारी करें अपनी, जो यानी तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने हैं या जो भी आपने अरेंजमेंट करना है, इसके अंदर ही बैन सतूर मैसेज होता है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। जब इधर से फैसला आ जाए उधर से तैयारी मुकम्मल हो, ठा करके इजलास बुलाएं और बिल पेश करें और पास करवा लें। नंबर आपके पास वैसे पूरे हैं। मौलाना साहब भी शायद इस वक्त इस वजह से नाला भी नज़र आते हैं, लेकिन देखते हैं उसके ऊपर मौलाना साहब आगे क्या लाइन लेते हैं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। आज गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बहुत सारी बातें हुई, उसमें से कुछ ये है जो 28 सितंबर का जलसा था उस पर भी बात हुई। और इसके अलावा जनाब जो इनके अब एहतजाज है 3 शहरों में, आज उसमें मुल्तान है, मुल्तान को कैंसिल कर दिया गया बावजूद, यानी कि वो क्रिकेट मैच की वजह से मुल्तान को शिफ्ट कर दिया बहावलपुर में एहतजाज होगा, मियांवाली में एहतजाज होगा, फैसलाबाद में एहतजाज होगा और तीनों जगह पे भरपूर एहतजाज होने की तवक्को है। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से इन तीनों मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आपको याद है कि अभी जो इनका एहतजाज हुआ 28 सितंबर को, उसके बाद भी इनके ऊपर 6 मुकदमात जो है वो बन चुके हैं। उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल हैं और उसमें 144 की खिलाफ वर्जी का यानी कि जो दफ़ात है वो भी शामिल हैं। अब वहाँ दफ़ा 144 नाफिज है। तहरीक इंसाफ का टेस्ट है, पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ फिर आमने सामने होंगे, फिर पुलिस और फिर तहरीक इंसाफ आमने सामने होंगे। और ये तहरीक इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो इसी एग्रेसिव हिकमत अमली को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब ठंडे ठंडे और पोले पोले जो एहतजाज हैं उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। रेड जोन की कॉल भी इसी वजह से दी या डी चौक की, ताकि अब जो भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ जो है उसको मनवाना है, इसके लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनका आखिरी वार हैं, ये जो अदालती मामला चल रहे हैं बिलखुसूस इस हवाले से। वकला के एहतजाज की भी कॉल दी हुई है उन्होंने, उसमें भी देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ और पुलिस जो है पंजाब पुलिस कल वो फिर आमने सामने होगी। यानी कि देखते हैं, फैसलाबाद है और पंजाब ऑब्वियसली बड़ा शहर है, फिर मियांवाली गढ़ है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का आबाई इलाका, और बहावलपुर के अंदर भी तहरीक इंसाफ की अर्बन एरियाज़ में तो तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में मौजूद है। अब वहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी इसका फ़ैसला तो तभी होगा जब ये हमारे सामने आएगी सूरत हाल। लेकिन इस वक्त ओवरऑल मजमूई सूरत हाल जो है वो बज़ाहिर हुकूमत की फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है, अगरचे वो मोमेंट्री ही सही, वक्ती ही सही, लेकिन जा उस तरफ रही है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने बेड़ा उठा लिया है आइनी अदालत का। आज भी उन्होंने खिताब किया, बातचीत की और उन्होंने उसका दिफा किया कि आइनी अदालत हर सूरत बनेगी। और उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मुतादिद बार सवाल होता है, वो ये कहते हैं जी मुतालबा दुरुस्त है लेकिन टाइमिंग गलत है। तो बिलावल भुट्टो का इसके ऊपर जवाब ये था, आप बता दें कि टाइमिंग कब ठीक होगी, यानी कि जब भी आप कोशिश करते हैं वो टाइमिंग ऐसे ही होती है। तो बिलावल भुट्टो साहब भरपूर दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ अंदर बहुत सारी तब्दीलियों के भी इशारे मिल रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब एकदम मंजर आम पे आ गए हैं और मंजर आम पे आगे लीड कर रहे हैं मामलात को
तो क्या ये कोई अंदर बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं होने वाली इन हाउस, उसके ऊपर आने वाले दिनों में ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।